आज बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो अब मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। अब इस सॉलिड सिलेंडर की अगर बात की जाए तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ हमने ये सिलेंडर बनाया हुआ है और ये सिलेंडर जो है इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वॉल्यूम पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट लाइक दिस। ओके और इस सिलेंडर का जो रेडियस मान लेते हैं, रेडियस इज कैपिटल आर। और ये जो सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस इसके डायमेंशन से बहुत छोटा है। तो अब हम लोग जो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। मतलब यहाँ एक पॉइंट है और ये पॉइंट जो है एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट रखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग इस पॉइंट को ले रहे हैं और अब इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। अभी हम लोग किस तरीके से फील्ड निकालेंगे आइए ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ फिर से स्टूडेंट हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें एक एनक्लोज सरफेस चाहिए। तो यहाँ हम लोग एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले जो हम एक गॉसियन सरफेस की बात करेंगे। गॉसियन सरफेस फिर वही एक एनक्लोज सिलेंडर, एक जो इस सिलेंडर को जिस पे चार्ज है उसको एनक्लोज कर रहा है, जो कि आपके सामने है। अब इसे हमने ऐसे बनाया हुआ है और यहाँ आप देख रहे हो कि इसका जो लेंथ है इस लेंथ को मैं L मान रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ जो डिस्टेंस जो है सबसे पहले स्मॉल r की जो वैल्यू है दैट्स अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये जो है बड़ा है रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस की अगर बात करें। अब सवाल ये है कि यहाँ पे फिर हम लोग फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ को एज अ यूज़ करेंगे। गॉस का ही एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ चार्जेस जो है पूरे सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से जो फील्ड बाहर आएगी वो कुछ ऐसी आएगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जस्ट लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस सिलेंडर से बाहर आ रही है इस तरीके से। Okay, so field coming out from the cylinder. तो केस नंबर 1 में आउटर पॉइंट के लिए निकालेंगे। आउटर पॉइंट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे कि यहाँ पे जो चार्ज है ये तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आउटर पॉइंट पे फील्ड निकालने वाले हम लोग ई आउट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ से हमने गॉसियन सरफेस डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 सरफेस हमें समझ में आ रही है। ये 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं, ओके, और एक कर्व सरफेस है। तो ये हम अगर यहाँ देखें तो हमें समझ में आता है कि ये जो सरफेसेस है, एक ये वाली सरफेस है जिसे मैं सरफेस नंबर 1 कह देता हूँ। ये कर्व सरफेस है जो दूसरी सरफेस है जिसे मैं ऐसे कह देता हूँ। और तीसरी सरफेस जो है ये वाली सरफेस है लोअर सरफेस, तो इसे मैं 3 कह देता हूँ। अब इन सारी सरफेसेस पे से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसकी बात करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया हुआ है जिसका एरिया वेक्टर जो है dA मान लिया है। अच्छा, नीचे वाली सरफेस की भी अगर बात करें, यहाँ पे एक छोटी सी सरफेस आपने कंसिडर की है, यहाँ एक छोटी सी सरफेस आपने कंसिडर की है जिसका वेक्टर जो है एरिया वेक्टर की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है। हमने ये बता देना है।
आपके सामने ये जो वेक्टर है ये इस तरीके से डी ए देखने को मिल रहा है। ओके, ये वेक्टर है स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ कर्व सरफेस पे भी एक छोटा सा सरफेस हमने कंसीडर किया है, देयर इज अ सरफेस, और यहाँ से जो एरिया वेक्टर है उसे हमने फिर से कह दिया डी ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पहली वाली सरफेस है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, नीचे वाली सरफेस जो है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। और ये जो तीसरी सरफेस है आपकी ये कर्व सरफेस जो है जिसे हमने सेकंड सरफेस मान रखा है, इस सेकंड सरफेस में एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री का। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं गॉस लॉ, ठीक है। तो एज पर गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो फ्लक्स होता है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉस का लॉ है। इसमें अभी हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे नेट फ्लक्स। अब नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ओके, अब यहाँ पे जो है φ1 जो है इट इज द फ्लक्स, φ1 इज द फ्लक्स थ्रू अपर सर्कुलर सरफेस, और φ2 इज अ फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। ये आपका गॉसियन सिलेंडर है जो हमने बनाया हुआ है। और साथ ही साथ जो φ3 है इट इज द फ्लक्स थ्रू द लोअर सरफेस। तो हमें समझ में आता है कि ये जो फ्लक्स है ये हो जाएगा E इंटू डी ए, और पहले वाले सरफेस का जो फ्लक्स है उसमें हम लोग लिखेंगे cos ऑफ 90 डिग्री। दूसरे के लिए आप लिखेंगे E इंटू डी ए cos ऑफ 0 डिग्री। तीसरे के लिए लिखेंगे आप E इंटू डी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो cos ऑफ 90 तो 0 होता है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू विल बी 0। तो आपका नेट फ्लक्स जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के कारण आपको समझ में आएगा, जो है आपका ई डी ए कॉस ऑफ 0 इज 1। तो इसे आगे हम लोग लिखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ई फाई नेट जो है वो आ रहा है E जो कि कांस्टेंट है, सिमेट्रिक है, बिकॉज जो सरफेस है वो आपका सिमेट्रिक है, इस वजह से E को कांस्टेंट माना गया है। dA का इंटीग्रेशन। अब सवाल आता है स्टूडेंट कि dA लेंगे कितना। अब dA की बात करेंगे तो ये जो गॉसियन सरफेस है आपका, दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस को अगर हमने यहाँ लिख दिया उसका एरिया निकालना है। तो ये आपका गॉसियन सरफेस है जो आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज अ गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस को ये है उसका लेंथ, ओके, और ये इसका रेडियस आपने ले रखा है स्मॉल r। तो अगर सपोज स्टूडेंट यहाँ से अगर मैंने इसको कट करते हुए इसको फ्लैट कर दिया तो क्या मुझे एक रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगा लाइक दिस, जिसमें इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस है वो L कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा 2πr। तो इस हिसाब से इसका अगर एरिया निकालते हो आप तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, जो कि आप लिख सकते हो 2πr इंटू L। तो इस तरीके से आपने इसका एरिया निकाल लिए। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया अगर आपने इस सरफेस के अगर जोड़ते चले गए, इंटीग्रेट करते चले गए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो मुझे समझ में आता है कि ये हो जाएगा 2πr इंटू L। ये है आपका नेट फ्लक्स, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब बात करते हैं अब बात करेंगे हम लोग कि अब हमें जो निकालना है वो है नेट फ्लक्स, ठीक है। नेट फ्लक्स का अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो फ्लक्स तो निकाल लिए अभी हमने। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 2 ये 2 इक्वेशन है, ये हमारा जो है दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हियर वी गो, पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा E इंटू 2πr इंटू L, E इक्वल्स टू 2πr इंटू L, और इक्वल टू हो जाता है Q टोटल। टोटल का मतलब है दिस इज द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब बात करते हैं क्यू टोटल की। तो क्यू टोटल के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्यू टोटल का मतलब है इतने सिलेंडर, इतने सरफेस पे, इतने सिलेंडर के वॉल्यूम पे कितने चार्जेस प्रेजेंट है। तो कितने चार्जेस प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो यहाँ देख लीजिए, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाला सिलेंडर ले लेते हैं। ये अंदर वाला सिलेंडर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ हमने उतना ही लेना है जो उस गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। तो ये आपका अंदर वाला सिलेंडर है जिसके ऊपर के चार्जेस आपको समझ में आ रहे हैं। तो इतने चार्जेस इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो ले रहे हैं हम लोग एल ले रहे हैं। ये इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर मान लिया है। अब थोड़ा फिर भी यहाँ देखिए टोटल चार्ज क्या होगा। अब यहाँ पे अगर टोटल चार्ज की बात की जाए तो सुनो स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे आपको रो दिया हुआ है। रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये जो उसका हाइट है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और इनटू रो, ये हो जाता है आपका टोटल चार्ज। तो ये टोटल चार्ज इसके ऊपर इसकी पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही वैल्यू मैं अभी यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा रो इनटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो जाती है, पाई के साथ पाई कैंसिल हो रहा है यहाँ, और यहाँ पे L के साथ L भी कैंसिल हो गया, और R तो नहीं है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं E हो गया आपका रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। सो ये है फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर। तो ये है आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर। तो ये जो है ये फील्ड आपको बाहर समझ में आ रही है सिलेंडर के। अब यही बात करेंगे कि भाई फील्ड ऑन द सरफेस कितनी होगी। अब इसके सरफेस पे अगर पॉइंट अगर सरफेस पे लिया गया, इफ द पॉइंट इज ऑन द सरफेस, पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, देन अगर पॉइंट सरफेस पे है सिलेंडर के, तो क्या मैं बोलूँ ये स्मॉल r जो है, जो कि डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और अगर ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो फिर ये सरफेस वाली फील्ड हो जाएगी रो टाइम्स कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। एक R इसके साथ कैंसिल, तो सरफेस पे आपको जो मिल रहा है वो फील्ड आपको ऐसी देखने को मिलेगी। तो हमें पता है कि सॉलिड सिलेंडर के केस में सरफेस पे जो आपको फील्ड समझ में आ रही है वो फील्ड इतनी होगी, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब बारी आती है अंदर वाले पॉइंट पे कि अगर मान लेते हैं थर्ड केस, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो इसका मतलब है फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो अब इसे भी देख लेते हैं, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर किस तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फिर से हम उस सिलेंडर को लिख रहे हैं, बना रहे हैं उस सिलेंडर को। यहाँ पे ये देखिए, ये सिलेंडर है जिसमें चार्ज जो है उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब इस बार हमारा जो पॉइंट है वो इसी के अंदर है, चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट लाइक दिस। तो ये चार्ज जो है इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट लाइक दिस। अब इसकी अगर बात करें, इसमें हम एक पॉइंट ले लेंगे जो कि इसके अंदर होगा। अच्छा,
तो यहाँ एक कलर चेंज करते हुए यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं। पहले तो यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ से कैपिटल आर है। अब यहाँ से एक लाइन जो बिल्कुल इसकी एक्सिस है यहाँ समझ में आ रही है, यहाँ एक पॉइंट लिया हमने, दिस पॉइंट इज पी। अब इस पॉइंट से आपको निकालना है कि इस पॉइंट पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने इसको ले लिया आर। अब फिर से हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसका रेडियस आर के स्मॉल आर के बराबरी का होगा। ये आपके सामने एक गॉसियन सरफेस है जिसकी लेंथ भी हमने मान ली स्मॉल एल इज़ द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो ये आपके आगे है। अब फिर यहाँ का अभी हमें इस पॉइंट पे भी अगर बात करेंगे, यहाँ पे अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ फील्ड लाइंस क्या होगी, तो इसके अंदर जितना चार्ज है उसके हिसाब से ये फील्ड लाइंस बार इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेगी। अब फिर से यही वो बात करते हैं कि यहाँ हम फिर से कुछ सरफेसेस कंसीडर कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस जो कि हमारा एक छोटा सिलेंडर यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर आएगा। नीचे वाले भी एक ऐसी ही सरफेस ले लेते हैं छोटी सी जिसका डीए वेक्टर नीचे आएगा, और इस कर्व सरफेस पे एक सरफेस ले लेते हैं जिसका वेक्टर इधर आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि बाहर निकल रही है, जो इसी डायरेक्शन में है, ऐसी हमें समझ में आ रही है। ओके, तो फिर अभी हम लोग यहाँ फिर से गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। गॉस लॉ के हिसाब से एज पर गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, तो गॉस लॉ के हिसाब से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स देखने को मिलेगा, नेट फ्लक्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, ये हमें समझ में आएगा। ये केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमें कहा जाता है कि टोटल चार्ज एनक्लोज चार्ज, टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें समझ में आता है स्टूडेंट। अब सवाल ये उठता है कि एफ फाई नेट होगा कितना, तो आइए जरा देखते हैं। फाई नेट हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये हो गया। अब इसको भी अगर आप देखते हो तो हमें समझ में आता है कि ये आपका पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और लोअर वाला सरफेस आपका तीसरा सरफेस है। तो ऊपर वाले सरफेस की अगर बात करें तो यहाँ वाला एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। सेकंड वाले सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 0 डिग्री, पैरेलल है दोनों। और रही बात तीसरे सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फिर से आपको 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम यही कहेंगे कि यहाँ जो फ्लक्स है वो हो जाएगा EDA cos ऑफ 90 डिग्री प्लस दूसरे वाले के केस में हो जाएगा EDA cos ऑफ 0 बिकॉज दोनों पैरेलल है। तीसरे केस में हो जाएगा EDA cos ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें नेट फ्लक्स इस केस में भी मिलने जा रहा है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले केस में cos ऑफ 90 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तीसरे केस में भी cos ऑफ 90 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेट फ्लक्स मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के कारण ही मिलेगा, cos ऑफ 0 जिसमें 1 माना जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब नेट फ्लक्स की अगर बात करें तो नेट फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा E, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है सिमेट्रिक सरफेस होने के कारण, तो ये आ गया। एरिया की अगर बात करें तो आइए जरा इस छोटे से सरफेस की, इस छोटे से गॉसियन सरफेस के लिए एरिया निकालते हैं। इस छोटे से गॉसियन सरफेस के लिए अगर आप एरिया निकालते हैं तो यहाँ आइए फिर देख लेते हैं। एक छोटा सा गॉसियन सरफेस आपने लिया हुआ है। इस गॉसियन सरफेस की अगर बात करें तो आपने यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r मान लिया और ये L मान रखा हुआ है। तो इसमें फिर से अगर आपने इसको बीच से एक एंड पे ऐसे कट कर दिया, ओके, ये कर्व सरफेस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस का एरिया अगर बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा। तो कैन वी से इट इज, एरिया की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा लिखने जा रहे हैं E इंटू 2 पाई r इंटू एल।
तो ये है आपका फाइन नेट। तो यहाँ पे भी आपने फाइन नेट निकाल लिया है, इसको आप फिर से 1 बोल दीजिए। फिर आप नीचे आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गॉस लॉ के कंसेप्ट, इसको 1 की जगह आप लिखिए 2, क्योंकि इसके ऊपर आपने गॉस लॉ जहाँ अप्लाई किया इसको बोल दीजिए 1। नाउ इस 2 वाले को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख रहे हैं 2 पाई r इंटू एल इक्वल टू हो रहा है Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q टोटल अपॉन, टोटल का मतलब चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है अभी चार्ज एनक्लोज कितना होगा, इतनी सरफेस पे कितना चार्ज एनक्लोज होगा, इतनी सरफेस पे कितना चार्ज एनक्लोज होगा। तो स्टूडेंट इस केस में फिर बात आती है कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब इस केस में इसका वॉल्यूम आपको ध्यान में रखना है, इसका वॉल्यूम आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा आपका रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं स्टूडेंट, सुनो, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एल। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ आपका जो चार्ज मिल रहा है, टोटल चार्ज, यही आपका टोटल चार्ज है जो इस छोटे से इनसाइड वाले सिलेंडर के अंदर ये चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं Q पाई आर स्क्वायर एल। ये वैल्यू यहाँ फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Q की जगह, तो ये हो जाएगा Q पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आप अगर देखते हो तो पाई पाई फिर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आपका R जो है इस R के साथ कैंसिल हो जाता है, L के साथ कैंसिल हो जाता है और आपको अंदर में जो फील्ड मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे जो फील्ड है आपको देखने को मिलेगा कि ई इन इज, अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ को अगर कांस्टेंट माना जाए, इन वैल्यूज़ को अगर कांस्टेंट माना जाए, ये देखिए रो इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, 2 इज़ कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज़ कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं कि ई इन इज़ कांस्टेंट इनटू आर, और ये हो सकता है आपका ई इन इज़ प्रोपोर्शनल टू, ई इन इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अंदर में जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो इस बेसिस पे अगर हम लोगों ने एक ग्राफ यहाँ से प्लॉट किया तो देखिए ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट। तो नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन द डिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को y पे लेते हैं और x पे लेते हैं स्मॉल r, और ये है आपका ओरिजिन। अब यहाँ मान लेते हैं कि अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए तो मतलब सरफेस वाला पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस छोटा है कैपिटल R से, मगर यहाँ का मतलब इनसाइड हो जाएगा और यहाँ का मतलब हो जाएगा r की वैल्यू जो है कैपिटल R से बड़ी है, ये हो गया आउटसाइड। अब इस केस की अगर बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होती है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस समझ में आती है और वो होती है रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो जाता है सरफेस जो कि है आपका, यहाँ अगर हमने इसे दिखा दिए इस तरीके से तो ये है रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अंदर वाले पॉइंट की अगर बात करें तो अंदर वाले पॉइंट पे जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जो आपका ग्राफ बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसमें आप लिख सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो ई इन साइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। लेकिन जहां आउटर पॉइंट की बात की जा रही है उस केस में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ई इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जिसमें ई आउट जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इस टाइप की जो ग्राफ है आपको सॉलिड सिलेंडर के केस में देखने को मिलेगी। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, प्लॉटेड बिटवीन ई एंड आर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। थैंक यू।